दोस्तों, मैं अभी देश का जो सबसे मशहूर और जब सबसे प्रेस्टिजियस जो मास कम्युनिकेशंस का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस, जिसे भारतीय जनसंचार संस्थान कहते हैं, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट बैच है, जो आईएमसी का जो करंट बैच है, जिसमें हिंदी जर्नलिज्म के छात्र हैं, रेडियो एंड टीवी के हैं और इंग्लिश जर्नलिज्म के हैं, और भी बाकी बैचेस उर्दू जर्नलिज्म के भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। दर्जनों हैं ये लोग, और ये लोग पिछले 6 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका क्या डिमांड है? बहुत ही छोटा सा इनका डिमांड है। ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता की पढ़ाई जो है वो कोई ऑफलाइन यानी कंप्यूटर पे नहीं सीखी जा सकती। अगर इनको पत्रकारिता कंप्यूटर पे ही सीखनी होती तो ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लेते और पत्रकार बन जाते, जो जिसके लिए आईएमसी जाना जाता है, जहाँ पे इसके टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है, एडिटिंग सिखाई जाती है। ये सब कुछ बंद है। पिछले सेमेस्टर में इनके सारे क्लासेस ऑनलाइन हुए। दूसरे सेमेस्टर में जो इंतज़ामिया जो था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसने कहा कि इस बार हम ऑनलाइन ख़त्म कर देंगे और ऑफलाइन करेंगे, ताकि आप लोग लैब में जा सकें, अखबार निकाल सकें, आप लोग एडिटिंग सीख सकें। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, मगर आईएमसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे ये कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये आईएमसी के पास ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आईएमसी के किसी भी संसाधन का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया है। इस छोटी सी डिमांड के लिए 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो अब यही हमारे जो दोस्त हैं यहाँ आईएमसी के, जो 2020-21 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में है। अगर वो काम नहीं सीखेंगे तो मार्केट बड़ा ही जालिम है, क्या उनको नौकरी देगा? इन्हीं समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या समस्या है ये बता दीजिए। दीपक, मैं एजे से हूँ। एजे मतलब हिंदी जर्नलिज्म। मसला कुछ नहीं है। मसला ये है कि प्रशासन बहुत गैर जिम्मेदाराना है, जैसा कि आपने बता दिया। ये पहले बताइए। मांगे ये है कि उन्होंने कहा था कि पहला सेमेस्टर तो पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन जाएगा, हमने मान लिया। और दूसरे के लिए लगभग ये बात मान ली गई थी कि ऑफलाइन हो जाएगा जैसी स्थिति सामान्य होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जब देश भर में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, पूरा मार्केट खुल चुका है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर आपको शैक्षणिक संस्थानों को खोलने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? जैसे ही हम बात करते हैं कि इसको खोल दिया जाए तो कहते हैं पेंडेमिक है, कुंभ हो रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खुले हुए हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं है, ठीक? तो ऑफलाइन खोलने के लिए राजी नहीं है। हमारा मांग है हॉस्टल का, कि आप अकोमोडेट करिए हॉस्टल के लिए। दूसरा मांग है कि जब हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है पहले सेमेस्टर की, तो ऑफलाइन फीस क्यों ली जा रही है? बहुत मोटी फीस ली जाती है। एक बात फिर से बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि जब क्लासेस ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, माफ कीजिए, जब क्लासेस पहले ऑनलाइन होते हैं और इसमें मतलब आईएमसी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो अभी 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की फीस क्यों वसूली जा रही है? जी। तो वही है कि 52,500 एचजे ईजे की फीस है, रेडियो टीवी एडपीआर की तो 90,000 एक सेमेस्टर की है। तो जब हमने इनके संसाधन का रत्ती भर भी उपयोग नहीं किया तो हम क्यों भरें? केवल ट्यूशन फीस जो होती है वो तो दे पाएंगे, जो भी होगी। तो हमारी मतलब कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। जो हमारी डिमांड है, जो हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसी को मांग रहे हैं, लेकिन इनको ऐतराज़ है देने से। तो इसी वजह से हम पिछले 6 दिन से बैठे हुए हैं और बहुत ही अहिंसक प्रदर्शन है हमारा। प्रशासन बातचीत करने में बहुत हिलाहवाली कर रहा है, आता है बिना किसी तैयारी के आता है और गोल मोटोल बातें करके वापस चला जाता है। जी। मैडम को दीजिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैत्रेयी है, मैं हिंदी पत्रकारिता। नाम क्या है आपका? मैत्रेयी जी। हाँ जी, तो एक चीज़ बताइए, तो क्या प्रशासन के तरफ से कुछ आप कोई बात सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि कोई 6 दिन आप पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं? ये तो बहुत ही दुख की बात है। हाँ, हमारी प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, लेकिन जो हमारे डिमांड्स हैं उस पर कोई फोकस नहीं हुआ था, क्योंकि हम टोटल 11 डिमांड्स की लिस्ट भेजे हैं उन्हें। अच्छा। तो मेनली तो आप उसको बता पाएंगे 11 डिमांड्स क्या हैं? हाँ, हमारा उसमें फ़ीस का मसला भी है, उसमें कैंपस को
रीओपन करने का भी है, उसके अलावा हम एक्सटेंशन की मांग किए हैं, हॉस्टल की मांग की है, ऐसे करके हमने लिस्ट बना के भेजा है। तो वो उनकी तरफ से आए भी हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए भी हमने डिमांड्स किए थे कि एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे इनडिज़ाइन है, फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो सब हम ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे। और हुआ क्या था कि आईएमसी से पढ़ के अगर आप किसी अखबार में जाते हैं तो पहला सवाल लोग पूछते हैं कि आपको क्वार्क आता है कि नहीं, आपको पेज मेकर आता है कि नहीं, आप एडोब पे वीडियो को एडिट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आप कैसे ऑनलाइन सीख पाएंगे, ऑनलाइन कैसे सीख पाएंगे? हाँ, तो हमने यही सवाल सबसे पहले उठाया था। तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमें जो पढ़ाई हुआ है, हम में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आया है, और फिर हमें यूट्यूब से सीखना पड़ा। तो जब हम यूट्यूब से ही सीख रहे हैं तो हम संस्थान में फ़ीस क्यों दे रहे हैं, सवाल यही है। तो फिर इसके बाद प्रशासन की तरफ से आया है ऐसे एक टेंटेटिव डेट 26 अप्रैल से शुरू होने का आया है, बट इसमें कोई पुख्ता वो नहीं है कि उन्होंने कहा कि जैसा कोविड का सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। अच्छा, तो फीस भी मतलब कम करनी चाहिए, फीस भी कम नहीं हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है और आपका भविष्य खराब किया जा रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजू है, मैं वर्तमान सत्र में हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। और प्रशासन से बस हमारा ज़्यादा बड़ा डिमांड नहीं है। हम कह रहे हैं अगर हम पत्रकारिता के छात्र हैं तो हमें पत्रकारिता पढ़ाइए, हमें केवल डिग्री नहीं दीजिए। हम कह रहे हैं अगर पत्रकारिता के छात्र है तो हमें कैमरा पकड़ना, कैमरा चलाना सिखाइए, हमें सिखाइए कि किस तरह वीडियो एडिटिंग होता है। अगर हम आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर डिजिटल इंडिया में आप डिजिटली आप इक्विप नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानते हैं, आप वीडियो एडिटिंग नहीं जानते हैं, तो आप बाहर जाके जो डिजिटल पत्रकारिता में मैक्सिमम जॉब क्रिएट हो रही है, आप उसमें आपका रोज़गार का अवसर कैसे आपको मिलेगा। तो हमारा संस्थान से डिमांड है कि हमें आप टेक्निकली हैंडीकैप बना के बाहर ना भेजें, आप हमें पत्रकारिता की पढ़ाई करवाइए और हमें एक प्रॉपर पत्र जो संस्थान का जिम्मेवारी है कि अच्छे पत्रकार बनाना, वो संस्थान अपनी जिम्मेवारी निभाए। इसके साथ हमने कई सारे डिमांड है, जैसे हमने जैसे बोला कि क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कई सारे परिवार से लोग यहाँ पे गरीब छात्र आते हैं और वो सूद पे पैसा लेके यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और वो संस्थान को उन छात्रों की मदद करनी चाहिए थी, वो मदद ना करके ना उनको हॉस्टल देके इकोनॉमिक बर्डन उन पे बढ़ा रहे हैं, और वो जो सूद पे पैसा लेके जो यहाँ पे मोटी संस्थान के फीस भरे हैं, संस्थान को मोटी फीस दिए हैं, वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। ये राजू भाई बता रहे हैं कि फीस इतनी ज़्यादा हो गई है। याद रखिए कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, सरकारी मतलब महकमा है, भारत सरकार का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो शिक्षा को और पत्रकारिता को लेके इतना ज़्यादा फीस बढ़ा देना, और वो भी कोरोना लॉकडाउन के दौरान में, और लोग कह रहे हैं कि ब्याज लेके इंटरेस्ट पे लोग आके पैसा दे रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। जब वो स्किल नहीं सीख पाएंगे तो उनको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगा, फिर वो कर्ज में जाएंगे। तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। जी, बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि हमारे एक छात्र हैं जो इंस्टॉलमेंट पे लेके लैपटॉप खरीद के लाए हैं, और अभी यहाँ बैठे हुए लोगों में ही कुछ लोग मिल जाएंगे आपको जिसके पास केवल मोबाइल है। वो इन डिज़ाइन जो पत्रकारिता के लिए जो न्यूज़पेपर डिजाइनिंग होता है वो मोबाइल पे कैसे सीखेंगे? अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन भी नहीं कर पाएगा। तो संस्थान को ये चीज़ सारी चीज़ें बतलाई गई थी। संस्थान से हम फरवरी से हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेमोरेंडम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज अप्रैल होने को है, 26 अप्रैल से बोल रहे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें भी इन्होंने बोला है, शर्त लगाया, टेंटेटिव है। पिछले समय आप मौखिक रूप से टेंटेटिव दे देते थे, आज लिखित रूप से टेंटेटिव दे दिया है। क्या भरोसा कि ये आपका लोग ये बदल नहीं जाएगा। और ये कोरोना के साथ, अगर कोरोना चल रहा है और प्रधानमंत्री बोल रहे कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तो कोरोना के साथ पढ़ना भी सीखना होगा। इसलिए संस्थान की यह जिम्मेवारी है कि संस्थान के भीतर अगर कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, संस्थान के भीतर विदाई समारोह से लेकर पखवाड़ा से लेकर सारी चीज़ें हो रही है, तो संस्थान के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई हो सकता है। ये हमारा क्लियर डिमांड है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारी प्रैक्टिकल की पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाए। जी, मतलब प्रैक्टिकल की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही? नहीं, हम लोग आज और लोग कहते हैं कि बिना प्रैक्टिकल के पढ़ाई कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, तो हम लोग थ्योरी को अप्लाई कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिकल की पढ़ाई हो रही है लेकिन ऑनलाइन हो रही है, तो उससे हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि जब हम लोग उस ज़माने में पढ़ते थे आईएमसी में 2005-06 में, तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। आज के दौर में कोई रिक्वायरमेंट्स उस ज़माने में नहीं थी। आज के दौर में अगर
अगर मोबाइल फ़ोन तो क्या बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन होना चाहिए, उसका रैम बहुत बेहतर होना चाहिए, लैपटॉप भी साधारण लैपटॉप से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि आप एप्पल का लैपटॉप क्यों नहीं लेते हैं। कहाँ से कोई ले पाएगा, फीस दे नहीं पा रहा है, लैपटॉप नहीं है तो चीज़ें आप सीख नहीं पाएंगे, लैब में जो कंप्यूटर पढ़े हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कितनी भयानक स्थिति है। सौरभ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सारी बातें तो हमारे दोस्तों ने बता ही दी। इसमें एक बात है कि ये लोग जो बराबर हमें पुश कर रहे हैं कि नहीं आप ऑनलाइन करो, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन पेंडेमिक तो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। आप इतिहास भी उठा के देखेंगे तो जितने पेंडेमिक आए वो एक लंबा दौर तक रहा। इस बीच सारे चीज़ चलेंगे, लेकिन आपको शिक्षा से दिक्कत है। शिक्षा में आप इंतज़ाम नहीं करना चाहते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और जहाँ तक रही हमारी शिक्षा, ये पत्रकारिता जो हम पढ़ने आए हैं, हमारे पास एक शॉर्ट टाइम है, 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। 1 साल भी नहीं, 9 महीने की होती है। और आपने तो बताया था कि ये कोर्स ऑलरेडी लेट चल रहा है। लेट चल रहा है उसमें भी, जो मतलब जुलाई अगस्त में जो सेशन शुरू हो जाते थे वो शायद 3-4 महीने नवंबर से शुरू हुआ। जी हाँ जी। उसमें भी आप पत्रकारिता जो पढ़ रहे हैं वो आप ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं घर में बैठ के। आप जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे अपने शिक्षकों से, आप अपने दोस्तों से बात डिबेट नहीं करेंगे, आप अपने सीनियर से नहीं मिलेंगे, तो आप सीखेंगे कैसे। तो पत्रकारिता तो पूरी प्रैक्टिकल क्लास है, आप इसको ऑनलाइन में बैठ के थ्योरी में पढ़ा रहे हैं। और इस बीच जो समय अभी हम 4 महीने, हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है इस सेमेस्टर में, इसमें हमारे सारे ही प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं। जो हमें करना है फर्स्ट सेमेस्टर का जो ऑनलाइन में बताया है वो हम समझे नहीं है, हम चाहते हैं फिर से हो। और इस सेमेस्टर का जो हमारा प्रैक्टिकल सारा होगा, इसी में मीडिया महाकुंभ होना है, हमारा प्लेसमेंट होना है, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो 1 महीना का मीडिया महाकुंभ हो जाएगा, लास्ट में हमारा 1 महीना प्लेसमेंट चलेगा। तो हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम है, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि हमें जल्द से जल्द आप कोई व्यवस्था कीजिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, आप अल्टरनेट डे में बुलाइए, कुछ अलग से व्यवस्था कीजिए। हम लोगों ने यहाँ तक बोला कि आप क्लासरूम में हमें नहीं बैठा के पढ़ाइए, चलिए आप हमें ग्राउंड में, अपने लॉन में बिठा के, बाहर में बिठा के ऑडिटोरियम में पढ़ा लीजिए। आप ऑडिटोरियम में हर दूसरे दिन पखवाड़ा करेंगे, अब वहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। हम ऑडिटोरियम में बैठ के पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। आप पखवाड़ा मनाएंगे, उसके बाद ग्रुप फ़ोटो खिंचवाएंगे, जहाँ किसी के मुंह पे मास्क तक नहीं है, वहाँ कोविड नहीं होता है। जब हम डिमांड करेंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि स्टूडेंट नामक एक प्रजाति है जिससे कोविड फैलता है, बाकी से नहीं। इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हॉल से लेके मॉल तक तो चल रहा है। तो हमारी डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। देखिए, पत्रकारिता सीखने के बाद आईएमसी से जब मैं काम करने के लिए गया तो मैंने महसूस किया सौरभ भाई कि आप कितना जानते हैं उससे ज़्यादा उनको ये चीज़ बाज़ार में ज़रूरत है कि आप टेक्निकल चीज़ कितना जानते हैं। क्या आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो क्या कुछ चीज़ आप यहाँ पर सीख पाए हैं? जी, मेरा नाम साजिद है और मैं रेडियो एंड टेलीविज़न पत्रकारिता का छात्र हूँ, और जो कि सबसे 99% प्रैक्टिकल है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होना था वो आप थ्योरी पढ़ा है, और ऑनलाइन कोई मोजो, कोई क्वार्क एक्सप्रेस और कोई कैमरा, कोई एंगल नहीं सीख पाता है। ये बहुत ही साफ वर्ड है। और रेडियो एंड टेलीविज़न का सबसे ज़्यादा फीस होने का मतलब क्या है? अगर उसका उतना फीस है तो क्यों है? क्योंकि सभी कोर्स का उसके अकॉर्डिंग फीस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रेडियो एंड टेलीविज़न का है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिए हैं प्रोस्पेक्टस में, वो तो उनका संविधान हो जाता है। यहाँ का प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो नहीं होगा, ये प्रशासन का कहना है। तो ऑनलाइन मान लिए फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में रेडियो एंड टेलीविज़न का अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो वो रेडियो एंड टेलीविज़न का, हम तो कहते हैं, संस्थान को हटा देना चाहिए कोर्स। और हमारे ज़माने में, उस ज़माने में अपना रेडियो भी शुरू हुआ था एमसी का जी, तो उसकी एक बाकायदा स्टूडियो, अपना रेडियो, वहाँ भी आप अभी तक घुस नहीं पाए होंगे। अपना रेडियो का तो हमने शकल नहीं देखा है। हमने अभी तक रेडियो में दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न वाले को बुलाया नहीं जा रहा है, ईजे को बुलाया जा रहा है, यूजे को बुलाया जा रहा है, डीडी न्यूज़ में यूजे को विजिट कराया जा रहा है। मतलब कि जिस तरह से बातें होना चाहिए, मतलब ये जो इस तरह का समीकरण है
उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए इनको। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आईएमसी के तो बहुत सारे पत्रकार लोग काम करते हैं, इसका एक अपना एसोसिएशंस भी हैं, तो क्या उन लोगों से आपने अपनी गुजारिश नहीं की, अपने दुख दर्द को नहीं बयान किया? क्या वो लोग आपके साथ आ रहे हैं क्या? जी। मैं बनारस से रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार पटेल। मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। अभी मुझे आईएमसी मतलब मैं पहली बार आईएमसी देखने आया हूँ। आईएमसी एसोसिएशन के बारे में जानता ही नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं जानते? हाँ, उसके बारे में जानता ही नहीं, क्या है वो, क्या नहीं है। लेकिन सुना था कुछ दिन पहले एक बड़ी पार्टी हुई थी यहाँ पे। तो मैं उसमें अपने गांव तक करता हूँ, ठीक है, ओके। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपकी क्या कहूँगा। समस्या है वो बताइए? और समस्या यही है कि हम लोग गांव से जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, तो कभी कभी आवाज़ नहीं आती है, या फिर नेट का जो डाटा स्पीड है वो इतना कम होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सब कई सारी समस्याएं हम लोगों के साथ आती हैं। और मुझे एक चीज़ और कहनी थी कि संस्थान की इतने अनुभवी टीचर जो ये कहते हैं कि ये जो पत्रकारिता कोर्स है इसमें बहुत कम प्रैक्टिकल कोर्स है। आप इस बात के लिए क्यों परेशान हैं कि आपको प्रैक्टिकल ही करना है, या आप थियरी से भी कम पत्रकारिता सीख सकते हैं, आप यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हैं, और थियरेटिकल जो हमारे क्लासेस चल रही हैं उसके द्वारा आप पत्रकारिता सीख सकते हैं। तो बहुत अफसोस होता है और अपने को ठगा महसूस करते हैं। धन्यवाद। जी भाई, आप ये भाई हमारे कश्मीर से, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उबैदुल्लाह, मैं उर्दू जर्नलिज्म का छात्र हूँ। तो हमारे मतलब बहुत सारी इनने बातें कही। एक बात उसमें ये भी है कि फ़ी के बारे में मुझे ये बताइए कि फ़ी के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ये कहाँ पे लिखा है कि अभी जो कोरोना हुआ तो आर्थिक तौर से पूरे देश में कमज़ोरी आ गई, तो कंसेशन बहुत सारे विभागों में कंसेशन डिबेट किया गया और दिया भी गया कंसेशन, तो हमें क्यों नहीं दिया जाएगा कंसेशन? तो ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट इशू है कि हमें कंसेशन क्यों नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे जो प्रशासन है हमारा कॉलेज का, ये अभी तक हमारे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ये उनको ऑफिस में ले जाके उनसे बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये उनके साथ बात करें, लेकिन हमारे जो इनके अपने बच्चे हैं इधर बैठे हुए बाहर हमारे साथ से मतलब एक ठोस कुछ मेमोरेंडम लेके हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो ये है। और हमारे दूसरी बात ये है कि हमारे एलुमनाई जो है, मतलब जो यहाँ आईएमसी निकले, बहुत सारे हमारे यहाँ पे आए भी हैं और उन्हें अपना समर्थन दिया भी, और बहुत सारे नहीं भी आए। और कभी कभी इनको उनसे भी मतलब इनको हमारे कल एलुमनाई कुछ आए थे, उनको बोला गया कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं इनका समर्थन करने के लिए, मतलब उसमें भी इनने आपत्ति मतलब जताई। आप कह रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं समर्थन में, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, और जो समर्थन में आ रहे हैं उनकी भी मुखालफत इंतजामिया कर रहे हैं। इंतजामिया कुछ को मतलब आपत्ति जताई कि आप क्यों इधर आ रहे हैं, आपको अलाउ नहीं है, जबकि हमारे आईएमसी के एलुमनाई हैं। तो ये भी इशू है हमारे से। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुमित रजक है, मैं आसनसोल से आया हूँ। जोर से बोलिए। मैं आसनसोल से आया हूँ। जी जी जी, ये तो थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, मैं आसनसोल से आया हूँ। आसनसोल से? हाँ, आसनसोल से आया हूँ। तो प्रोस्पेक्टर में पहले ही लिखा हुआ था कि आप ऑनलाइन क्लास 4 महीना करेंगे, उसके बाद आपको पेंडेमिक के हिसाब से ऑफलाइन की क्लासेस हिसाब से दी जाएगी। तो और प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ था कि आपके पास अच्छी फ़ोन होना चाहिए प्लस लैपटॉप होना चाहिए। क्या मैं संस्थान से पूछ सकता हूँ कि 1 लाख फीस देने के बाद वो कोई आदमी लैपटॉप खरीद लेगा या मोबाइल खरीद लेगा? और घर में आप उतने दूर में हैं और गांव में रहते हैं, क्या नेट का इशू अच्छा रहता है? या कभी आप मोबाइल में क्लासेस लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये क्या उस बीच में नेटवर्क कितनी तेज़ी चलती है? तो ये तो सभी को पता है कि कितने हम लोगों के गांव कस्बा में नेटवर्क की स्पीड रहता है। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई पत्रकारिता हो सकती है? मैं भी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और कई बार बच्चे लोग ये कहते हैं कि सर अब क्लास को रोक दीजिए क्योंकि मेरा डाटा खत्म हो रहा है। और उस समय क्या होता है, मुझे लगता है 10-15 मिनट और पढ़ा के चैप्टर को खत्म कर दें। जी, तो ये आपके, तो आपसे कहा कि लैपटॉप खरीद लो, 1 लाख देने के बाद कहाँ से पैसा बचेगा? हाँ जी। तो अगर मेरे पास कुछ संसाधन नहीं रहेगा तो मैं कैसे सीखूंगा? मोबाइल में तो सीख नहीं सकता हूँ, इतने सारे सॉफ्टवेयर आते तो मोबाइल में मैं कैसे लूँगा? और उसके पैसे भी लगते हैं। उसके पैसे भी लगते हैं।
तो ये संस्थान हम लोगों से इतना फीस लेके अपना कुछ संसाधन यूज करने नहीं दे रहे हैं, तो मैं इस संस्थान को इतना फीस क्यों दूं मैं, या मैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके 20-25 हज़ार दूं, मैं तो अच्छे से सीख भी लूँगा, वहाँ से मैं कुछ पा भी लूँगा, तो मैं इस संस्थान को लेकिन क्यों ये दूं? मत भूलिए कि ये भारत सरकार का है, इसमें आपके पैसे से ये चलता है। किसी आप जो फीस देते हैं वो फीस जो है ना, ये जो यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोफेसरों की सैलरी मिलती है वो आपके टैक्स के पैसे से मिलती है। इसलिए भारत के गरीब लोगों को इस संस्था से दूर नहीं किया जा सकता है फीस बढ़ा के, ये बात लोग भूल जाते हैं जी। हाँ, तो मैं यही से इसीलिए हम लोग 6 दिन हो गया है, हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इस संस्थान वाले हम लोगों को से अच्छी से बात नहीं कर पाते हैं, हम लोगों का बीच मध्यस्थता नहीं कर पाते हैं। हम मानता हूं कि अभी कोविड चल रहा है, महामारी चल रहा है, लेकिन क्या शिक्षा में इसका होना चाहिए? अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो समाज नहीं बदलेगा, और समाज नहीं बदलेगा तो देश नहीं बदलेगा, समझे? और देश से पूरी दुनिया बदलता है। तो आदमी जब शिक्षा ही नहीं पाएगा तो समाज कैसे बदलेगा? अगर बाबा अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो वो संविधान कैसे बदलते? सही कहा आपने जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जी, यहाँ तो एजुकेशन से ही लोगों को वंचित किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग सब लोगों से बात कर ली है जी। अगर कुछ बात छूट गई है तो आप लोग रखें। सर, आपने एक बात कही कि ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद ऐसा लगा ही नहीं। और मुझे लगता है कि भारत क्या किसी भी कंट्री में ऐसा कोई विद्वान नहीं होगा जो यहाँ का प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद कह दे कि ये गरीबों के लिए संस्थान है। जी, अच्छा, आप भाई कुछ कहना चाहते हैं? आप पीछे थे थोड़ा, आप अपनी बात, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साजिद है और मैं हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी सब बातें तो आ गई हैं, बस मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब आईएमसी जैसी संस्थान में हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बड़े कैंपस से अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से पढ़ाई की है, तो मेरा सपना था कि मैं आईएमसी जाऊँगा और इतने सारे लोगों से मिलूँगा। तो क्या होता है कि यहाँ आईएमसी में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, तो हमको उपकरणों से ज़्यादा लोगों से यहाँ सीखने को मिलता है, जो कि हम 6 महीने हो गए हैं। हम लोगों एक मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को तो छोड़िए, क्लास में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखें, क्लास में एक दूसरे को नहीं जानते, टीचर हमको चेहरे से नहीं जानते हैं, तो हम क्या सीख पाए मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता। मतलब उपकरण का, प्रैक्टिकल का तो वो बात है ही, लेकिन उसके साथ हम लोगों से भी सीखते हैं, वो भी हम अभी तक कुछ नहीं सीख पाए। राजू भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि संस्थान के पास जब हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, हॉस्टल का भी एक इशू है, वो नहीं है। हाँ, संस्थान के पास जब हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है और यहाँ गरीब छात्र आके दिल्ली में किसी तरह कटवरिया सराय, मुनीरका और किशनगढ़ में रह रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? संस्थान के भीतर वो सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं, खासकर लड़कियाँ जिनको हॉस्टल की सख्त ज़रूरत है। परिवार वाले उनको बाहर इसलिए शिक्षा लेने नहीं देते हैं क्योंकि आप बाहर रहेंगे कहाँ, हम आपकी सेफ्टी का इंश्योर नहीं करा सकते, इसलिए आपको हम बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। कई लड़कियां हैं और कई गरीब छात्र हैं जो यहाँ के रहना चाहते हैं और वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो संस्थान को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि महिलाओं की कुछ समस्या जो यहाँ के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी मामला है, सुरक्षा का भी मामला है, हॉस्टल खाली बंद पड़े हुए हैं और आप लोगों को भटकना पड़ रहा है, जरा इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, हमारे क्लासमेट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे बात होने पे ये पता चलता है कि उनके घर में ये इशू है कि बाहर रहना, क्योंकि दिल्ली का ऐसा माहौल, मतलब अगर गांव कस्बे में देखा जाए तो बहुत जगह ऐसा है कि दिल्ली में है तो सेफ्टी इशू है, तो वो बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसे में हम यही अपील किए थे कि मतलब यहाँ हॉस्टल खुले और फिर महिलाओं के इशू के बारे में भी बात, मतलब वो, तो इस वजह से लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। तो क्लासमेट्स जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रशासन से आप बात करने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से हमें कहते हैं कि आप समझ क्यों नहीं रहे, पैंडेमिक है। तो ठीक है, पैंडेमिक है, वो आपको भी है, हमें भी है। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है ना कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए स्थगित कर दीजिए, सारा कोर्स सेशन ही स्थगित करिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार, अगले बैच में फिर उनको बच्चे जी, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे अपने फ्यूचर को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है? आप कुछ कह रहे हैं? संस्थान में बहुत विरोधाभास है। संस्थान के टीचर अब अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, छात्रों को तो वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है। तो संस्थान को कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको किस बात का डर है, वो तो अपना वैक्सीनेशन करवा ही रहे हैं। और दूसरी बात ये है
कि यहाँ पे जो विरोधाभास है, यहाँ पे जो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस वालों को हॉस्टल मिला हुआ है, उनको रहने के लिए जगह दिया हुआ है, तो संस्थान को इस तरह क्यों चला रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर संस्थान में इतने लोग सभी बराबर सदस्य हैं तो सबको एजुकेशन दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिया जाए, और संसाधन जितने भी हैं, चाहे इस लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर ऊपर पूरा खाली है, संस्थान चाहे तो यहाँ कम से कम 20 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है या क्लासेस ले सकता है, लेकिन विल पावर नहीं है, संस्थान के पास इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ योगा रूम है, वहाँ बहुत बड़ा योगा रूम है, चाहे तो वहाँ पे बैठा के क्लासेस ले सकता है। कई सारे हम तो ओपन में भी क्लास करने के लिए तैयार हैं। हमें क्लास से मतलब है, हमें पढ़ाई से मतलब है, हम किसी भी तरीके से पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों का मैं सीनियर हूँ। जिस ज़माने में हम लोग फीस 25,000 रुपया दिया करते थे, 2005-06 की बात बता रहा हूँ, ईजे का, इंग्लिश जर्नलिज्म का, उस ज़माने में मैं एक अंग्रेज़ी के अखबार में काम करता था। तो उस समय सैलरी मुझे 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी और 4,000 रुपये को मोबाइल और कन्वेंस अलाउंस मिलते थे, यानी 16,000 रुपये मिलते थे। आज क्या हो गया है कि फ़ीस 5 गुने बढ़ गई है, और आज मैं खुद जाऊँ नौकरी लेने के लिए बाहर तो शायद वो 12,000 भी ना आज ना मिले। तो आप देखिए कि ये कितना जालिम भरा निज़ाम है कि एक तो बच्चों को बाहर का जो माहौल है और जो बाज़ार है वो इनको कुचलने के लिए तैयार है, और जो संस्था है जहाँ कम से कम उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको बेहतर तरीके से उनको ट्रेन करें, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। और हर तरफ एक बाज़ार और एक प्रॉफिट के मोटिव से ही लोग चल रहे हैं। और जो इसीलिए मैं आप लोगों से सोचा कि आप लोगों से बात करूं। एक चीज़ और आप लोग कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर ज़रा बता दीजिए, 3-4 लोगों का बता दीजिए। हो सकता है बहुत सारे पत्रकार लोग, बहुत सारे ऊंचे जगहों पे बैठे हुए लोग अगर आपकी बात सुने और उनको लगे कि आपके डिमांड बहुत जायज़ हैं, तो शायद आपके हक़ में, आपकी सॉलिडारिटी में कुछ कहें। तो थोड़ा आप लोग अपना फ़ोन नंबर साफ बता दीजिए। जी, आप ही बता दीजिए। मेरा नाम सुमित रजक है। बता दीजिए, यही बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7001438987। ठीक है, आप बता दीजिए ताकि कोई कांटेक्ट आपसे करना चाहे तो आपसे कर ले। दीपक मेरा नाम है और मेरा संपर्क सूत्र है 9911434887। मैडम आप? मेरा नाम मैत्रेयी है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8825933737। अच्छा, आप राजू आप बता दीजिए। मेरा नाम राजू है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9958336301 है। थोड़ा धीरे धीरे बता दीजिए। हाँ, 9958336301। अच्छा, आप भी बता दीजिए। मेरा नाम साजिद है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9516709063। जी, और कोई नंबर देना चाहते हैं तो बता दीजिए आप अपना नंबर, ताकि किसी को मेरा नाम मिथिलेश कुमार पटेल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8009830582। अच्छा, आप भी नंबर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं, ये वो क्या नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7780856942। और अभी ये इसको हम, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसको आगे ले जाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। अब देखिए, हमने मैट्रेसेस एक्सेट्रा सारा, मच्छर होते हैं यहाँ पे, रात भर, दिन में धूप लग जाती है, खाने का हम थोड़ा जुगाड़ कर, तो हम इसके लिए फंड रेजर भी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप इस नंबर पे किसी को कॉल कर लीजिए और फिर बाकी सारी डिटेल ही आप लोगों को बता जी मिल जाएगी। जी, बाकी सारी डिटेल बता। राजू भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम आज एक अपील जारी करेंगे जिसमें हम आर्थिक सहायता और किसी भी तरह की जो सहायता हमें इस आंदोलन को करना चाहते हैं, और अगर कोई भी पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई में और जो हमारे शिक्षा बचाने की लड़ाई में साथ आना चाहते हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे कि वो हमारे साथ खड़ा हो। जी, थैंक यू। तो आपने देखा कि ये लोग कितनी मजबूरी से जूझ रहे हैं। एक तो फीस देना पड़ रहा है, ऊपर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, पढ़ाई नहीं है, और पढ़ने के बाद अगर वो जाएंगे बाहर तो उनके लिए कोई जॉब भी नहीं है। तो ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है जो पत्रकारिता में बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और जो समझते हैं कि जो पत्रकारिता, एक स्वतंत्र पत्रकार, एक फ्री प्रेस के बिना देश नहीं चल सकता है। उनको चाहिए कि आईएमसी के जो साथी हैं उनका साथ दें। कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क सूत्र आपको मिल चुका है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं, इनको जो भी मदद करना चाहते हो कर सकते हैं। और हम इसके बाद इसी क्लिप में इनके जो पोस्टर्स हैं इसको भी हम दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों का बात करने के लिए जी, ठीक, धन्यवाद जी।